हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पढ़ा है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, डी एक्साइटेशन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम की भी हमने बात की, स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन के बारे में स्पेक्ट्रम का कुछ है, तो हम खाली पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम मेरा क्या होता है, इसको हम अभी देखते हैं। देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, वो आप ध्यान रखें। डायग्राम वो आप ध्यान रखें, मैं बनाता हूं, यहीं से बनाना स्टार्ट करता हूं। ये मेरे कुछ एनर्जी लेवल्स मैं बना रहा हूं अभी। ये मेरे कुछ एनर्जी लेवल है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ठीक है, ये जो भी शेल है ये मेरे न्यूक्लियस के बाहर जो चारों तरफ शेल होते हैं वो ये शेल है। तो इनके मैं नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग कैसे होगी, इनको बोलते हैं हम, के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे तो ऊपर चल जाएगा। मैंने 7 इसलिए बनाए हैं आपको एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। ऐसे और भी हो सकते हैं बहुत सारे सेल, मैंने 7 का एक एग्जांपल लिया है। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम के बारे में। हम और किसका स्पेक्ट्रम, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में देखो होता क्या एक्चुअल में, कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है और लोअर से अपर की तरफ, मतलब ऊपर नीचे घूमता रहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और अपर से लोअर की तरफ कब आएगा, जब वो एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो मैं अलग अलग केस बनाता हूं। जैसे मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ अभी 7th लेवल पे, यहां से किसमें आ रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ गया मान लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है 6 में है और किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, ये भी हो सकता है। 5 से किस में आ रहा है, 1 में, 4 to 1, 3 to 1 और 2 to 1, ऐसा हो सकता है। चलो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन मेरा यहां था और ये सेकेंड एनर्जी लेवल तक पहुंचा। बाकी मेरे सभी एनर्जी लेवल वहां से किस में आ रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल में, सॉरी। ठीक है, सेकेंड एनर्जी लेवल में मान लेते हैं यहां था और थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंचता है। थर्ड एनर्जी लेवल में पहुंचा, हो सकता है। मान लेते हैं यहां और ये अपना 4th एनर्जी लेवल में पहुंचा है। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये मेरा 7th एनर्जी लेवल है। यहां से कहां आ रहा है, 1 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कहीं भी जा सकता है। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये एक सीरीज, ये पहली सीरीज, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है, इन सीरीज के कुछ स्पेसिफिक नाम है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 by 1 इनकी नेमिंग। जो मेरी n इक्वल टू 1 वाली सीरीज है, n इक्वल टू 1 वाली सीरीज है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। ठीक है, जो मेरी सेकंड सीरीज है इसको मैं बोलता हूं पाश्चन। पाश्चन सीरीज, सॉरी पाश्चन नहीं होगा, ये वाला हो लाइमन बामर। बामर सीरीज, लाइमन बामर पाश्चन। अब आएगा पाश्चन ब्रैकेट पी फंड
और सबसे लास्ट में हम्फरी। ठीक है, सबसे पहले लाइमन, फिर बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रेकट, फिर क्लीफर्ड, फिर हम्फरी। ठीक है, देखो इन लाइंस का मतलब क्या है, मैं जो नेमिंग लिया हूं इनका देखो एक्चुअल मतलब क्या है। मैं बोलता हूं कि लाइमन सीरीज, तो इसका मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकता है। ये 7 तक लिखा है, इसका मतलब 7 तक नहीं है, ये ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे इंफिनिटी तक कितना भी हो सकता है। कहीं से भी मेरा इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आता है, कहीं से भी मेरा इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आता है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइमन सीरीज। ठीक है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर आता है, ऊपर से कहीं से भी इसके अंदर आकर रुकता है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बामर सीरीज। अगर मेरा ये आता है थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर, तो इसको क्या बोलूंगा, पास्चन सीरीज। और अगर मेरा फोर्थ के अंदर आता है, तो इसको क्या बोलूंगा, ब्रैकेट। अगले वाले को प्रीफंड, अगले वाले को हम्फरी। ठीक है, चलो ये हुआ इतना बात। इसके आगे हम देखते हैं। देखो मैं इसको अलग से लिखना चाहूं तो लिख भी सकता हूं। कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां है, अगर n से, n कितना भी हो सकता है, n से कहां है, 1 के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइमन। ठीक है, और ये किस रेंज में होती है, ये वाली होती है मेरी यूवी में, यूवी रेंज। ठीक है, कौन सी लाइट की रेंज में होती है, यूवी में, अल्ट्रा वायलेट, इस रेंज में आती है मेरी कौन सी वाली, लाइमन सीरीज। अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन n से कहां आ रहा है, 2 के अंदर है, ये वाली कौन सी सीरीज होगी, सेकंड वाली, बामर। और ये कौन सी रेंज में आती है, ये आती है विजिबल रेंज में, विजिबल। ठीक है, अगर n से कहां है, 3 के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पास्चन। इसको मैं क्या बोलूंगा, IR के अंदर। जो सारी आएंगी, सारी की सारी मेरी IR में आएंगी। n से कहां है, 4 में, ब्रैकेट। इसको क्या बोलूंगा, ये भी किसके अंदर है, IR रीजन के अंदर। और n से कहां आएंगी, 5 के अंदर, इसको क्या बोलूंगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रीफंड, ये भी किसके अंदर, IR के अंदर। और n से कहां जाएगा, अगर 6 के अंदर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हम्फरी। ये भी कौन सा रीजन है मेरा, IR रीजन। आई बात समझ में, मैं कैसे कैसे लिख पा रहा हूं। ठीक है, चलो ये समझ में आया। तो इसके आगे चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कैलकुलेट lambda when electron of hydrogen atom de-excite हो रहा है, कहां से कहां तक, from n equal to 2 to from n equal to 2 to n equal to 1। ठीक है, n equal to कहां से कहां जा रहा है, n equal to 1 में आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है, क्या लैम्डा कैलकुलेट करना। तो करिए इसको सॉल्व। कैसे होगा, कल एक फॉर्मूला लिखाया था, उसी की बेस पे होगा। देखो कैसे होकर करते हैं। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है 1 लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखवाया था कल। चलो तो करो, क्या है, मुझे लैम्डा फाइंड करना है, तो लिखता हूँ 1 लैम्डा इक्वल टू r z का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो इसको लिख देता हूँ 1।
1/n1। n1 मेरा हायर एनर्जी लेवल होता है या लोअर एनर्जी लेवल होता है? ऑफ कोर्स n1 जो है मेरा लोअर एनर्जी लेवल होता है। लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? देखो दो ही है मेरे पास, कहां से क्या जा रहा है? 2 से किस में जा रहा है? 1 में। तो लोअर वाला कौन सा हुआ? 1 वाला। तो क्या लिखूंगा? 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, 1/1 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर। इसको सोल्व करो, कितना बनता है? 1/λ r 1 माइनस 1/4। तो करो कितना बनेगा? 1/λ इक्वल टू r इंटू 3/4। अब मैं काम करता हूँ, उसको पलट देता हूँ क्योंकि मुझे लैम्डा का वैल्यू चाहिए, 1/λ का वैल्यू नहीं चाहिए। तो पलटूंगा तो क्या बनेगा? लैम्डा 1/r इंटू 4/3 ये बनेगा। और 1/r का वैल्यू आपको कल बताया था मैंने आपको, 1/r का वैल्यू इसीलिए बताया था क्योंकि आगे चलेंगे तो ये वाली चीज बनेगी 1/r। इस 1/r को हम सीधा सोल्व कर पाएंगे, इसके लिए मैंने आपको इसका वैल्यू बता दिया था कल। कितना होता है? 912 एंगस्ट्रम के अंदर इंटू 4/3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एग्जैक्ट आंसर इसका आएगा आपके पास 1216। कितना आएगा? 1216 एंगस्ट्रम। आई बात समझ में कैसे हुआ सोल्व? आई बात समझ में कैसे हुआ सोल्व? देखो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया हूं, आर की जगह आर का वैल्यू रखा हूं, जेड की जगह जेड का वैल्यू रखा हूं। जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होता है हमेशा। हमेशा मेरा जो बोहर मॉडल चल रहा है या कुछ उसका ही पार्ट है ना, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैंने n1 और n2 का वैल्यू रख दिया इधर और सोल्व कर लिया। 1/r का वैल्यू कितना होता है? 912 इन एंगस्ट्रम। चलो इतना बात हुआ। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीजें और है वे आपको मैं बताना चाहता हूं कि कोई मेरे को बोलता है कि बताओ क्या कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? देखो इधर लिख भी देता हूं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कोई आपसे पूछे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? कहां से कहां मेरा इलेक्ट्रॉन आएगा कि वो मेरी लाइमन की फर्स्ट सीरीज होगी? देखो सीधा है। अगर n इक्वल टू 2 से किस में आएगा? n इक्वल टू 2 से किस में आएगा? n इक्वल टू 1। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू किस में होगा? 1 में। और कोई मेरे को बोलेगा लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन मतलब सबसे लास्ट वाली कितना आएगा? देखो फाइनल डेस्टिनेशन तो मेरा 1 ही है, लाइमन का मतलब ही क्या होगा? डेस्टिनेशन मेरा 1 होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोलता है कि लास्ट लाइन मतलब सबसे ऊपर से आ रही है, सबसे ऊपर मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी से जो 1 में आएगी वो क्या होगी? मेरी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और 2 से 1 में आएगी उसको वो क्या होगी? मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो क्या पूछा है यहाँ पे? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी मेरी? फर्स्ट लाइन होगी मेरी n इक्वल टू 2 से कहां आना चाहिए? n इक्वल टू 1। ये क्या होगी? मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, उधर से ना गिनले कि 7 to 1। 7 कुछ नहीं है, वहां पे एक एनर्जी लेवल है, ऊपर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल है, नीचे भी लेवल है, तो मैंने बस लिखने के लिए लिखा है 7। और अगर आपसे कोई ऐसे पूछ सकता है कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लास्ट लाइन क्या हो, कौन सी होगी मेरी? कहां से कहां जाऊंगा मैं? n इक्वल टू इंफिनिटी से कहां जाना पड़ेगा मुझे? n इक्वल टू 1 में। ये क्या होगी मेरी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, चलो इतनी बात हुई, और बात करते हैं आगे हम। देखो चलो अब एक चीज और देखते हैं। कोई मेरे को बोले कि
बताइए बाल्मर सीरीज में आने वाली जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। क्वेश्चन है लार्जेस्ट वेवलेंथ फॉर किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। तो ये कैसे करूंगा बताओ तो। लार्जेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, सोचिए और आंसर दीजिए। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, कौन सा फॉर्मूला, E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ठीक है। E इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। इस फॉर्मूले का यूज करो और उस चीज का आंसर दो कि लार्जेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, मतलब मैं कहां से कहां जाऊंगा तो मेरी लार्जेस्ट वेवलेंथ मुझे मिलेगी। कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में जाऊंगा तो मुझे लार्जेस्ट वेवलेंथ मिलेगी, बताइए। देखो लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब फॉर्मूले को देखो, लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए, लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए तो एनर्जी मेरी सबसे लो होनी चाहिए, क्योंकि पूछा गया लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो जैसे मैं लैम्डा का वैल्यू बढ़ाऊंगा, लार्जेस्ट करूंगा, तो एनर्जी मेरी कम होने लगेगी, और कम एनर्जी कहां होनी चाहिए, और पूछा किसके लिए, कौन सी वेवलेंथ के लिए, बाल्मर के लिए। बाल्मर मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, तो एनर्जी सबसे लो होनी चाहिए, मतलब ये वाला एनर्जी लेवल और इससे जस्ट ऊपर वाला एनर्जी लेवल, इन दोनों के बीच में मेरी एनर्जी सबसे कम है, इन दोनों के बीच में एनर्जी सबसे कम है। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं रुक जाएगा, बीच में कभी नहीं रुकेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर इस एनर्जी लेवल को छोड़ा है तो इसमें आएगा, इसको छोटा है तो इसमें आएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं आकर रुक गया। चलना तो 1 कदम चलेगा, 2 कदम चलेगा, 3 कदम चलेगा, ऐसा नहीं कि 1.5 कदम चल के रुक गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो देखो मुझे क्या चाहिए, लैम्डा लार्जेस्ट चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो उसके लिए एनर्जी मुझे सबसे कम चाहिए। और किस सीरीज के बारे में बात हो रहा है, बाल्मर सीरीज ये वाला, इसके लिए सबसे कम एनर्जी कब बनेगा, इससे जस्ट ऊपर वाले में जाऊंगा, ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये मेरा सबसे लोएस्ट एनर्जी गैप है। तो मतलब मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा, कहां से कहां जाना पड़ेगा, कहां से कहां जाना पड़ेगा, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जाना पड़ेगा। आई बात समझ में, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में जाना पड़ेगा। अब अगर चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको बस लिख के बता देता हूं, आप सोल्व कर लें। R Z स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन है तो Z की जगह कितना रखते हैं, 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास लार्जेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी, किसके लिए, बाल्मर सीरीज के लिए। चलो ठीक है। अगर मेरे से कोई इससे उल्टा सवाल पूछ ले, कैसा सवाल, देखिए ये भी लिखे देता हूं मैं। मान लो कोई मेरे से पूछे कि लार्जेस्ट पूछ लें, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज। ऊपर क्या पूछा था, लार्जेस्ट वेवलेंथ, अब मैं इससे क्या पूछ लिया, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। तो फिर से वही फॉर्मूला देखो और आंसर लगाओ कि क्या होना चाहिए। मुझे लैम्डा का वैल्यू सबसे कम करना है, लैम्डा का वैल्यू कम करना है, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो लैम्डा का वैल्यू मुझे सबसे कम करना है, तो लैम्डा का वैल्यू मुझे अगर कम करना है तो एनर्जी का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा एनर्जी इसका ज्यादा होगा उतना लैम्डा कम होगा, और हमको क्या चाहिए, सबसे मिनिमम लैम्डा। तो मिनिमम लैम्डा के लिए एनर्जी मेरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है, बाल्मर सीरीज के बारे में, मतलब n इक्वल टू 2 के बारे में, n इक्वल टू 2 के बारे में। तो हाईएस्ट एनर्जी कब होगी, यहाँ से, जब यहाँ पे मैं कहां से यहाँ हूं, इन्फिनिटी से अगर मैं यहाँ हूं तो मेरा सबसे बड़ा एनर्जी गैप होगा, ये सबसे छोटा गैप, ये उससे बड़ा गैप, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। जब मेरा एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा तब मेरी एनर्जी मैक्सिमम होगी, पर अगर एनर्जी मेरी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा मेरा मिनिमम होगा, ठीक है।
तो मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं? सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा, n इक्वल टू, कहां से जाऊं, इन्फिनिटी से कहां जाना है मुझे, n इक्वल टू 2 के अंदर। तो अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मेरी मिनिमम लैम्डा मुझे मिलेगा। तो इसको मैं लिखूं, सोल्व करें तो आप कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं r, अगर हाइड्रोजन ले रहा हूं तो इसको 1 ले लेता हूं z को, और 1 अपॉन कहां से कहां जाना है मुझे, 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा मिनिमम मिलेगा, और इससे अगर ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो लैम्डा आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूजन क्या लगा सकता हूं कि जब मैं कंक्लूजन में लगा सकता हूं क्या, जब मेरी डेल्टा ई एनर्जी का गैप ज्यादा होगा तब तक मेरी लैम्डा कम होगी। ठीक है, जब मेरी डेल्टा ई मिनिमम होगी तब तक मेरा लैम्डा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, जब एनर्जी गैप मेरा सबसे ज्यादा होगा उस टाइम मेरी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जब मेरा एनर्जी गैप सबसे कम होगा उस टाइम मेरी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये आपको मैंने बार्नर के बारे में करवाया है, आपको पाश्चियन ब्रैकेट किसी के बारे में पूछ सकता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नोट कर लें आप ये वाला, मिटा दें। चलो चलो आगे हम एक और चीज देखते हैं कि कितनी लाइन से लाइन की कैंसलेशन हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है हाउ मेनी wavelength, how many wavelength from n equal to 4 to n equal to 1। ठीक है, n equal to 4 से अगर मैं n equal to 1 में आऊंगा, मतलब कहां से कहां जाऊंगा मैं, n equal to 4, n equal to 4 कौन सा मेरा, ये वाला, यहां से मुझे कहां आना है, n equal to 1 में। तो मुझे ये रास्ता चलना है, मतलब 4 से चल के मुझे 1 में आना है, तो इसके बीच में मेरे पास कितने टाइप की वेवलेंथ मिल सकती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ आ सकता हूँ तो एक टाइप की निकली, यहाँ से फिर डायरेक्ट अगर मैं यहाँ गया तो 2 टाइप की निकल गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, तो मेरे पास 3 टाइप की वेवलेंथ निकली। ऐसे आपको बताना है कि मुझे 4 से कहाँ आना है, 1 के अंदर, तो मेरे पास कितने टाइप की वेवलेंथ मुझे मिल सकती है। आंसर दें। हो गया, चलो करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हम अपना जो नॉर्मल मेथड उसी से करते हैं, बाकी फॉर्मूला भी इसका वो आप आगे देखेंगे। मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 एनर्जी लेवल है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब मुझे कहां से कहां आना, 4 से किस में आना है, 1 में। पहला तरीका, सबसे पहला तरीका क्या है, ये पहला तरीका, 4 से डायरेक्ट किस में आ जाऊं, 1 में आऊं, एक तरीका हो गया। अब मानो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां आता हूं, यहां से यहां आता हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या,
नहीं, ठीक है करते हैं, हो जाएगा। तो ये एक ये तरीका भी हो सकता है, एक ये तरीका भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक ये तरीका भी हो सकता है, एक ये तरीका भी हो सकता है, मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। क्या और कोई तरीका हो सकता है क्या मेरा 4 से 1 में आने का? 4 से 1 में आने का ऐसा नहीं है कि नीचे आके मैं फिर से ऊपर चला गया, वो नहीं होगा, ऊपर से मुझे नीचे ही आना है, 4 से कहाँ आना है? 1 के अंदर। तो इसके अलावा और कोई तरीका हो सकता है? नहीं, और कोई तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो काउंट करो कितने टाइप की वेवलेंथ मुझे मिली। ये 1 टाइप, ये 2 टाइप, ये 3 टाइप। क्या इसको मैं, ये कौन सी थी? सेकेंड टाइप। क्या इसको मैं एक अलग टाइप की वेवलेंथ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता, क्योंकि सेकंड के जैसी है। 4 से 3 में जाने पे जो वेवलेंथ निकलती है वही ये वाली है, वही ये वाली। तो इसको मैं पहले से काउंट कर चुका हूँ, तो इसको काउंट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, क्या इसको मैं काउंट कर चुका हूँ पहले? नहीं कर चुका हूँ। 3 से किस में? 2 में। तो ये मैं काउंटिंग में नहीं लिया हूँ, तो ये मेरी 4 टाइप की हो गई। चलो, और ये मेरी 5 टाइप की हो गई, ये भी पहले काउंट नहीं हुई है। और ये मेरी 6 टाइप की हो गई। तो इस तरीके से मैं काउंट कर सकता हूं कि मुझे 4 से किस में आना है? 1 में। तो मेरे पास कितने टाइप की वेवलेंथ आएगी। लेकिन ऐसा करने में हमेशा हो सकता है गलती हो जाए। ये छोटा क्वेश्चन है, हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ। इसका होता है फॉर्मूला n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। ये एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखें। नंबर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर में हम रख के देखते हैं, इसको क्रॉस चेक भी करते हैं क्या फॉर्मूला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखते हैं, देखो n2 का वैल्यू 4 से कहां जा रहा हूं? 1, तो 4 माइनस n1 का वैल्यू 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। 4 माइनस 1 कितना? 3 इंटू 4 बाई 2। कितना बार कटेगा? ये 2 बार। और आंसर कितना आ गया? 6। तो इस फॉर्मूले से भी क्या मैं आंसर निकाल सकता हूँ? उस फॉर्मूले से भी मेरा आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और अगर मैं इसे काउंट करने बैठूंगा तो भी मेरे पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। देखो इसको एक बार फिर से देख लो, ये एक टाइप का हुआ, मतलब जंप कर रहा हूँ इस 4 से 1 में, तो ये एक टाइप का हो गया। हो सकता है मुझे दोबारा भी करना पड़े, तो फिर ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि तो सेम टाइप की होगी। जैसे यहाँ से 4 से 3 में आ रहा था इस रास्ते में, ठीक है, इसमें भी मैं 4 से 3 में मेरा यूज हो रहा है, लेकिन ये वाली मैं पहले काउंट कर चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा से काउंट नहीं करूंगा। चीज तो वही है, रास्ता वही है मेरा, 4 से 3 में जाना। ठीक है, तो अब चाहे तो ऐसा करें, चाहे तो ऐसा करें, मैं बोलूंगा आप इसी तरीके से करें, गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, चलो इतना हो गया, आगे चलते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम डी ब्रॉय, या फिर डी ब्रोगली भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ या ड्यूल नेचर। कि कोई भी मेरा पार्टिकल हो, कोई भी मेरा एलिमेंट हो, वो हमेशा अपनी ड्यूल नेचर शो करता है। देखो अब तक हमने इलेक्ट्रॉन को कभी पार्टिकल बोल रहे हैं, कभी उसको वेव बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो किस बेसिस पे था कि मेरा जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो भी मेरा फोटोन है, मतलब सॉरी, जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन है, वो एक लाइट वेव या जो भी मेरी है, वो क्या है? एक पार्टिकल है, एक सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा एक वेव की कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरी कोई रे है या कुछ भी, वो एक
सॉलिड फॉर्म है या फिर कोई वेव है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे ड्यूल नेचर, या फिर इसको बोलते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर या फिर डी ब्रोगली, ठीक है। तो इसको लिखता हूं मैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। चलो देखो, मेरा डी ब्रोगली क्या बोलता है कि मेरा कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है वो हमेशा वेव नेचर शो कर सकता है, ठीक है। वो वेव नेचर भी शो कर सकता है, मेरा पार्टिकल नेचर भी शो करता है, मतलब ड्यूल नेचर शो करेगा कोई भी चीज हो, कि कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है वो ड्यूल नेचर का होता है, वेव नेचर का भी होता है और पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एवरी मूविंग पार्टिकल इज अ वेव, ठीक है। कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है वो क्या है, वेव फॉर्म में भी है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एवरी मूविंग पार्टिकल इज वेव, इज वेव। वो क्या है, एक वेव है, और जिसकी वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उस वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेट बाय, कैसे करेंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम। तो इसको मैं चेंज करके फिर लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू h बाई मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी होल स्क्वायर अपॉन m। तो क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ p स्क्वायर बाई m। तो यहां से मैं p के वैल्यू निकाल लेता हूं, तो क्या बनेगा 2 ke m इक्वल टू p स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना आया, p मीन्स मोमेंटम रूट 2 ke इंटू m, m क्या होगा उसका मास, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, लैम्डा इक्वल टू क्या है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। तो इसको मैं इधर देता हूं p को, लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखें, ठीक है। इजी है कि कोई भी मेरा पार्टिकल है वो दो टाइप के नेचर शो कर सकता है, मेरा पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। चलो इतना बात हुआ। अब देखो हम बोल रहे हैं कि कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल है वो मेरा वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। तो मान लो मैं चल रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, सपोज मार्कर में इधर उधर हिला रहा हूँ, तो ये भी तो फिर वेव नेचर शो करना चाहिए, वेव नेचर तो शो कर ही नहीं रहा है, हमको वेव जैसा थोड़ी दिख रहा है। तो इसी का आंसर ढूंढने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये वेव जैसा क्यों नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है या जो भी है, हम एक क्रिकेट बॉल लेते हैं, क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन लिख के मैं कर सकता हूँ, क्वेश्चन लिख के मैं कर सकता हूँ, फाइंड वेवलेंथ ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल की वेवलेंथ में कैलकुलेट करता हूँ। मैं मान लेता हूँ जो मास है क्रिकेट बॉल का वो लेट से 100 ग्राम, इतना ही होता है, इससे ज्यादा थोड़ी होता है कभी, 100 ग्राम है। और इसकी स्पीड में मैं आपको बता देता हूँ, अगर मूविंग है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी,
स्पीड में ले लेता हूँ 200 मीटर पर सेकेंड। मान लो छक्का लगा बहुत जोर से, तो इसकी स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें। वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा सकता हूं मैं, देखो यहाँ पे मैंने h का वैल्यू नहीं लिखा, h का वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए, h इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। अब सॉल्व करें, इसके अंदर वैल्यू रखें, मास आपके पास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, h का वैल्यू बता दिया, तो यहाँ से लैम्डा आपके पास आ जाएगा। फाइंड करें, हुआ, चलो सॉल्व करते हैं, देखो कितना आता है आंसर इसका। सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास। मास कितना आएगा, हमेशा केजी में लेना है, ग्राम में कभी नहीं आएगा, तो कितना होगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 200। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, मैं बता देता हूँ आपको देख के, इसका आंसर आएगा अप्रोक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम। नहीं आ रहा है, हाँ, तो देख रहे हैं इसकी वेवलेंथ कितनी ज्यादा कम है। क्या ये हमको कभी दिख पाएगी, कभी नहीं दिख पाएगी, बहुत छोटी वेवलेंथ जनरेट करती है बॉल, ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। इसके लिए वो जो लैम्डा है, वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम आती है बड़ी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात किसके लिए हुई, ये वाली बात कि कोई भी मेरा मूविंग पार्टिकल मेरा वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ये बात किसके लिए एक वैलिड स्टेटमेंट है। ये वैलिड स्टेटमेंट है ड्यूल नेचर इज suitable for microscopic particle। इसको भी हम ट्रू कर देते हैं। अभी देखो हमने क्रिकेट बॉल की निकाली तो इतना आया, अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालते हैं। इसका मैं स्पीड वगैरह आपको बता देता हूँ डेटा। अगर हम इलेक्ट्रॉन की निकालने जाएं तो देखो स्पीड है मेरे पास इसकी स्पीड है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो फाइंड करना है क्या आपको, फाइंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इसकी फाइंड करें कितना आता है, करिए सॉल्व, इसको कर लिया। चलो देखो करते हैं सॉल्यूशन। देखो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, तो लैम्डा कितना आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन मास। मास कितना बनेगा इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, केजी में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, इंटू वेलोसिटी। स्पीड कितना है इसका 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्स 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक ठीक ठाक रेंज में आंसर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे इतना बड़ा एक टर्म लगा हुआ है नेगेटिव वाला कि कुछ दिख ही नहीं रहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक ठीक ठाक रेंज में आ रहा है। तो इससे हमको पता चलता है, इसके बाद में लिखना ये वाली लाइन, इसके बाद में लिखना ये वाली लाइन, किससे हमको क्या पता चलता है ड्यूल नेचर इज सूटेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कि मेरा जो ड्यूल नेचर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। बड़े पार्टिकल्स को लगाओगे तो सेंस बनेगा नहीं इस चीज का। चलो इतना हुआ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, if the kinetic energy of an electron increased by 44%, find the percentage change in its de Broglie wavelength. de Broglie wavelength, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या पता करना है कि अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाती है, 44% से बढ़ जाती है, तो मुझे इसकी क्या पता करनी है, परसेंटेज चेंज करना है, पता करना है जिसके अंदर, डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर। तो इसको सॉल्व करें आप लोग। चलो सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे होगा। काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है, इंक्रीज बाय 44%। पहले देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी, काइनेटिक एनर्जी थी, ओके। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस 44/100 इंटू काइनेटिक एनर्जी। पहले इतनी थी, बाद में इतनी होगी। इसको मैं सोल्व करूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू कितना बन जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी बाहर आ जाएगी 1.44, ठीक है। पहले इतनी थी, बाद में इतनी होगी, ठीक है, यही है क्या, ठीक है। 44% बढ़ गई। चलो तो देखो तो मुझे क्या करना है, पता क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, देखो लैम्डा के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू h/mv। जब भी आपको कोई बोले कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये वाला फॉर्मूला कंसीडर करना है, ये वाला मत करना कभी भी, ठीक है, और होगा भी नहीं, आप करेंगे कैसे। तो लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये स्टार्ट में थी, आफ्टर इंक्रीजिंग क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के बाद मेरा क्या होता है, कितनी बढ़ गई, लैम्डा इक्वल टू h/√2m। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी ओनली, बाद में 1.44 काइनेटिक एनर्जी, कितनी 1.44 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो अब देखो परसेंटेज चेंज करना है हमको, तो परसेंटेज कैसे निकलता है, स्टार्ट में कितनी थी, स्टार्ट में थी h/√2m काइनेटिक एनर्जी, माइनस बाद में कितनी हो गई, h/√2m इंटू 1.44 काइनेटिक एनर्जी। इतनी हो गई क्या, बिल्कुल इतनी हो गई, अपॉन स्टार्ट में कितने, h/√2m काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो h कैंसिल, 2m के ई कैंसिल, तो बचता क्या मेरे पास, 1 माइनस 1/√1.44, हाँ ठीक है, इतना बचेगा, अपॉन नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा मेरे पास 1, ठीक है। तो परसेंटेज कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1.2 बनेगा क्या, ठीक है। तो 1.2
2 माइनस 1 बाय 1.2, तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया इसमें 0.2 बाई 1.2। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा, अगर परसेंटेज में करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्या इधर, 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा ये कितना बन जाएगा 200/12, ठीक है। तो ये आएगा अप्रोक्स आपका 16% के आसपास, 16 ईयर आएगा 16.66%, 16.66%। तो इस तरीके से मैं परसेंटेज इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये था मेरा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या फिर इसको क्या बोलते हैं de Broglie वेवलेंथ, और वो फॉर्मूलेज वगैरह जो भी मैंने आपको बताए याद रखें। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम याद रखें, कौन सा कहाँ जा रहा है, तो कब मेरी एनर्जी ज़्यादा होगी, कब मेरा लैम्डा कम होगा, कब मेरा लैम्डा ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।